हेलो व्यूअर्स, आज हम फिर से एक नए मॉडल पेपर के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो यूजीसी नेट और स्लेट परीक्षा के लिए क्वेश्चंस आपके बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो कुछ वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं आशा करता हूं कि आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आप पहली बार पढ़ेंगे और कुछ नया सीख के जाएंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। चारण काव्य की भाषा क्या है? तो चारण काव्य की भाषा जो है वो है अवहट भाषा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के जनक थे? तो वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के जनक थे। उसके बाद देखिए वीर बाहुबली रास की इसकी रचना है। तो ये आपकी शालिभद्र सूरी जी की रचना है। उसकी आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब यहाँ पे जो गलत है वो आपको निकालना है। जैसे आदिकाल का नाम श्रृंगार काल की था, तो श्रृंगार काल हम सबको पता है कि वो वीर काल की या फिर रीति काल की अन्यतम नाम थी। तो ये श्रृंगार काल नहीं कहा था किसी ने, तो ये आपका हो जाएगा आंसर जो कथन असत्य है। कि आदिकाल का नाम श्रृंगार काल भी था, ये गलत है। तो इसका मतलब हमें आंसर जो मिल गया है बाकी सभी सही होंगे। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया था, ये बिल्कुल सही है क्योंकि राहुल सांस्कृतिक ने इसको सिद्ध सामंत युग भी कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, ये भी है। उसके बाद आदिकाल को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, ये भी सही है कि आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। इसके बाद रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। उसके बाद रीतिबद्ध रीति से रीति मुक्त धारा में किसने भेद किया था? ये भेद किसने किया था? तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका भेद किया था। उसके बाद विद्यापति कृत जो पदावली है उसकी भाषा क्या है? तो मैथिली भाषा। ये इस तरीके से थे कि कृष्ण काव्य धारा से संबंधित कवि नहीं है, तो वो कबीरदास जी कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं थे। उसके बाद किस कृति में राम कथा का वर्णन नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है इसमें। तो संशय की एक रात, अग्निलीक, राम की शक्ति पूजा साकेत में है राम की वर्णन, राम की शक्ति पूजा में है, अग्निलीक में है, संशय की एक रात में राम का वर्णन नहीं है। उसके बाद छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो मुकुटधर पांडे। तो कौन से कवि ऐसे हुए जो राम भक्त नहीं थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो सुंदरदास जो थे वो राम भक्त कवि नहीं थे। सूरदास का भ्रमर गीत किससे अनुप्राणित है? श्रीमद् भागवत, महाभारत, विष्णु पुराण तथा अग्नि पुराण। तो श्रीमद् भागवत से प्रेरित है हमारे सूरदास के भ्रमर गीत। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए कि भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थित है। उसके बाद हस्तछाप की स्थापना किसने की थी? तो हम सभी को पता है कि वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे गोस्वामी विठलनाथ, तो उन्होंने इस हस्तछाप की स्थापना की थी। उसके बाद कौन सी रचना सूफी काव्य के अंग नहीं है? कौन सी रचना सूफी काव्य का अंग नहीं है, या फिर ये कहे कि सूफी काव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा भोला मारोड़ा दोहा, ये एक लौकिक काव्य थी। उसके बाद नील देवी नाटक किसकी रचना है? तो हरिश्चंद्र की वो नाटक है। इसके बाद देखिए पथिक किसकी रचना है? वो राम नरेश त्रिपाठी, उनकी एक कविता है। संविधान के अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है। पंक्ति में रिक्त स्थान की सही संख्या बताइए। तो हम सबको पता है कि संविधान के 343 यानी 343 आर्टिकल में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 संसद से सड़क तक किसकी कविता है? तो भूमि की कविता है। बकरी नाटक किसका है, या बकरी के रचयिता कौन है? बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसकी नाटककार हैं। तांबे के कीड़े किसकी कृति हैं? तो तांबे के कीड़े जो है वो भुवनेश्वर की कृति है। उसके बाद हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? तो प्रेमचंद, वो है आपकी प्रेमचंद। कि कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि थे? तो कवि स्वयंभू आपके कवि। उसके बाद देखिए कि कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि थे? तो अपभ्रंश के। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के कवि थे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो ब्रजभाषा, हम सबको पता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। डी एच लॉरेंस किस सिद्धांत के प्रवर्तक है? तो शैली सिद्धांत इन्होंने दिया था, डी एच लॉरेंस। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सबको पता है कि अलंकार संप्रदाय के जो संस्थापक है वो भामा है। उसके बाद वक्रोक्तिवाद के जनक कौन है?
तो वक्रोक्तिवाद के जनक कौन है? तो कुंतक। आचार्य कुंतक जो हैं वो वक्रोक्तिक संप्रदाय के जनक हैं। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। और प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदी में प्रतीक का पहला प्रयोग किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग किसने किया? हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग नन्द दुलारे वाजपेयी जी ने किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक नाम से निबंध किस निबंधकार ने लिखा था? तो आपको पता होना चाहिए, आचार्य शुक्ल ने इनके ऊपर एक निबंध लिखा था। उसके बाद संदेश राशक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की वो रचना है। उस मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? तो वो है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक है, उसमें मल्लिका एक स्त्री पात्र है। पागल घोड़ा किस साहित्य के अनुदित नाटक है? पागल घोड़ा किस साहित्य का अनुदित नाटक है? तो बंगला साहित्य का। उसके बाद आह बेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? तो स्कंदगुप्त में ये गीत आपको सुनने को मिलेंगे। आह बेदना मिली विदाई जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसका कथन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा था तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था कि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। कामायनी में वासना सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो कामायनी में वासना सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो लज्जा सर्ग आता है। दक्षिण में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार किया था? सी राजगोपालाचार्य ने प्रचार प्रसार किया था। 39 इंदिरा गांधी को केंद्र में रखकर किस कवि ने अपनी कविताएं लिखी थी? तो वो थे नागार्जुन। बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हैं इन्होंने, और यथार्थवादी कविता, प्रगतिवादी चेतना से संपन्न कवि थे। के संस्थापक कौन है? रसिक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो निम्बार्क आचार्य हैं। उसके बाद अंधेरे बंद कमरे कौन सी विधा की रचना है? तो ये आपके उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे एक उपन्यास है। उसके बाद एक पतंग अनंत आकाश में किसकी अंतर्गत आती है? एक पतंग अनंत आकाश में, तो इसका आंसर होगा रेखा चित्र। आपका रेखा चित्र। 9 रसों में 9वां रस कौन सा है? मतलब आखिरी रस कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का देखिए, शांत रस जो है वो आखिरी रस माना जाता है, शांत रस को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा गया है? तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए पंक्ति में शांत रस है। किस आचार्य ने सौंदर्य को ही अलंकार माना था? तो वो थे वामन, सौंदर्य को अलंकार मानने वाले। लाज की मादक सुरासी लालिमा अलंकार है उपमा अलंकार। लाज की मादक सुरासी लालिमा, यहाँ पे सी जो है वो किसी के साथ किसी की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सा सी से। तो लाज की मादक सुरासी लालिमा, पंक्ति में अलंकार जो है वो है उपमा अलंकार। उसके बाद आगे चले तो इनमें से किसकी समानता से उपमा अलंकार होता है? रूप, गुण, प्रभाव या उपयुक्त सभी से। जिन जिन आधार पे किसी की तुलना की जाती है तो उन सभी को इसका आधार माना जाता है। तो उपयुक्त सभी, रूप, गुण, प्रभाव, ये सभी के आधार पर हम इनके साथ किसी की तुलना कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो जब बिना कारण के कार्य होना पाया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? तो वो विभावना अलंकार होता है। तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार में क्या होता है कि जहाँ बिना कारण के ही कोई कार्य हो जाए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रेखा चित्र विधा की है? तो 50 क्वेश्चन नंबर उपयुक्त दोनों, माटी की मूर्तें, भूले हुए चेहरे। तो ये जो दोनों रचना है वो रेखा चित्र के अंतर्गत आता है, माटी की मूर्तें और भूले हुए चेहरे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर साझा करें अपने कमेंट, और अभी तक चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।